नियंत्रण एवं समन्वय। पिछले अध्याय में हमने देखा कि जैव प्रक्रम क्या होता है और जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन से प्रक्रम आते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन का। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमने देखा था कि कौन सी चीज सजीव होती है और कौन सी निर्जीव। सजीवों में हमने देखा था कि जो चीजें गति कर रही हैं या पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन जैसे प्रक्रमों के माध्यम से गुजरती है उन्हें हम सजीव कहते हैं। और जिन चीजों में ये 4 प्रकार के प्रक्रम अनुपस्थित होते हैं उन्हें हम निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे नियंत्रण और समन्वय। जीवों में किस प्रकार से नियंत्रण और समन्वय होता है। नियंत्रण अर्थात शारीरिक क्रियाकलापों में सजीव का या जीवों का कंट्रोल किस प्रकार से होता है और समन्वय उनमें तालमेल किस प्रकार से होता है। अर्थात कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन का अर्थ होता है समन्वय। समन्वय का अर्थ आप तालमेल से लगा सकते हैं कि शरीर की क्रियाकलापों के बीच जो तालमेल होता है उसे हम समन्वय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। तो संसार के सभी जीव जो अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, अर्थात संसार के सभी जीव जिनके आसपास कोई परिवर्तन होता है उसके प्रति क्या अनुक्रिया करते हैं, इसको हम नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत अध्ययन करें। जैसे यदि आपके सामने कोई कार्य हो रहा है या आपने देखा होगा कि यदि बिल्ली दौड़ रही है तो उसने कुछ न कुछ चीज को देखा होगा जिसके पीछे वह दौड़ रही है, अर्थात उसके आसपास कोई परिवर्तन हुआ होगा जिससे बिल्ली दौड़ी। आप कह सकते हैं कि बिल्ली ने चूहे को देखा होगा और उसके पीछे दौड़ी होगी। इसे हम नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जो सजीवों के जीवन में क्रियाएं दिखाई देती हैं उनके प्रति जो जीव की प्रतिक्रिया होती है या अनुक्रिया होती है तो उसी प्रतिक्रिया को हम नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत देखते हैं कि किस प्रकार से उस परिवर्तन के प्रति जीव अनुक्रिया करता है, किस प्रकार से उस परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करता है और किस प्रकार से उसके बीच कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करता है। इन्हीं सब विषय वस्तु के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। नियंत्रण और समन्वय। जैसे आपके आसपास यदि कोई गर्म वस्तु रखी है और आपका हाथ या शरीर उस पर टच होता है तो आपकी उसके प्रति क्या अनुक्रिया होगी या क्या प्रतिक्रिया होगी। इसी विषय वस्तु को या इसी प्रकार की क्रियाओं को हम नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यदि उस गर्म वस्तु में आपका शरीर टच होगा या आपका हाथ टच हो जाएगा तो आप उस गर्म वस्तु को पकड़ेंगे नहीं, उसके प्रति एक प्रतिक्रिया देंगे और वो प्रतिक्रिया यह होगी कि आपका हाथ या आपका शरीर उस गर्म वस्तु से दूर हट जाएगा। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब आपका हाथ उस गर्म वस्तु से हटेगा तो एक प्रकार की गति उत्पन्न होगी। कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो उसे प्रेरित करती है। आप इस लाइन को थोड़ा ध्यान देंगे कि कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो उसे प्रेरित करती है। जैसे कोई गर्म वस्तु है, उस पर हाथ आपका टच हो गया तो उसको उस गति जो आपने जिस गति से या आपने उसको प्रतिक्रिया स्वरूप अपना हाथ हटाया तो उसको प्रेरित करने का काम किसने किया? जो उसे प्रेरित करती है। प्रेरित किसने किया? वह गर्म वस्तु। अगर वह गर्म ना होती तो शायद आप वहां से हाथ नहीं हटाते। प्रेरणा का काम उस गर्म वस्तु ने किया और उस गर्म वस्तु को
उस गर्म वस्तु से अपने हाथ तुरंत हटा लें, जिससे आपके हाथ को या आपके शरीर को क्षति ना पहुंचे। जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। आप इन्हें अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं। जो आपके सेंस ऑर्गन्स शरीर में उपस्थित होते हैं, उनके माध्यम से आप इनको महसूस करते हैं। जैसे प्रकाश को आप आँख के माध्यम से देखते हैं, जैसे प्रकाश को आँख से देखते हैं, और ऊष्मा को त्वचा के माध्यम से महसूस करते हैं। और ये जो ऊष्मा अर्थात गर्म और ठंडा को त्वचा के माध्यम से महसूस करते हैं। ध्वनि को कान के माध्यम से सुनते हैं, और सुगंध को नाक के माध्यम से सूंघते हैं। त्वचा से या आँखों से आप स्पर्श करते हैं, अर्थात आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनसे आप इन चीज़ों का अनुभव प्राप्त करते हैं। हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ जलने लगता है, और हम तुरंत इसकी प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात रिस्पॉन्ड करते हैं। गर्म वस्तु पर हाथ जैसे ही पड़ता है तो अनुक्रिया स्वरूप हम या जीव उससे अपने हाथ को तुरंत हटा लेता है, जिससे उसका हाथ जले नहीं और उसके शरीर को क्षति ना पहुंचे। यही नियंत्रण और समन्वय होता है। यही नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पौधे और जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। देखेंगे यहाँ पे एक शब्द आया है, उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? जैसे आपने अभी देखा कि जब आपका हाथ गर्म वस्तु पर टच होता है तो आप तुरंत उससे प्रतिक्रिया स्वरूप अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो उसमें उद्दीपक का काम किसने किया? उस गर्म वस्तु ने किया, और वह क्रिया जिसको आपने हाथ हटाया वह उद्दीपन कहलाएगी। उद्दीपक का काम उस गर्म वस्तु ने किया जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप आपने अपना हाथ वहां से हटा लिया। अब देखते हैं आगे, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार से होता है? नियंत्रण और समन्वय का एक उदाहरण आप और समझेंगे। जैसे आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो आपका दिमाग इस लेक्चर पर कंसंट्रेट है। आप इस दिमाग पर, इस वीडियो पर फोकस कर रहे हैं और आंखों के माध्यम से अपने मोबाइल या लैपटॉप को देख रहे हैं। अर्थात आपका दिमाग और आंख दोनों के बीच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अर्थात नियंत्रण और समन्वय आप स्थापित कर रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को अभी देखते हुए अपने आंख और दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। अर्थात आप अपनी आंखों और दिमाग से नियंत्रण खो देंगे, और यदि आप अपनी आंखों और दिमाग से नियंत्रण खो देंगे तो यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। जैसे इस वीडियो को बनाते हुए मैं आपके सामने जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय को प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें जब मैं यहाँ पर बोर्ड पर कुछ लिखता हूँ तो हाथों पर कंट्रोल और मुंह के माध्यम से जो बोल रहा हूँ तो मुंह पर कंट्रोल और दिमाग पर कंट्रोल, अर्थात इन तीनों के बीच एक समन्वय स्थापित होता है। इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन है। यदि इनमें से किसी एक का भी कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय बिगड़ा तो ना ही बोर्ड पर लिखा जाएगा, ना ही जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बता पाऊंगा, और ना ही जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय को आपको समझा पाऊंगा। उसी प्रकार यदि आप अपने दिमाग और आंखों से नियंत्रण खो देंगे अर्थात कंट्रोल खो देंगे तो आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, समन्वय नहीं कर पाएंगे,
और यह चीज आपको समझ में नहीं आएगी। तो जब आपकी आंखों और दिमाग पर कंट्रोल होगा तभी आप कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की सही स्थिति समझ पाएंगे। या जब आपका आंखों और दिमाग पर कंट्रोल होगा तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जंतुओं में यह नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं मानव जैसे उच्च श्रेणी के जीवों में तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नियंत्रण और समन्वय किया जाता है। तंत्रिका तंत्र को आगे विस्तार पूर्वक देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है और तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत किस किस तंत्र का अध्ययन करेंगे। आगे विस्तार पूर्वक आपके सिलेबस में शामिल है, जिसका जंतुओं के नियंत्रण और समन्वय में किस प्रकार से उपयोग है उसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदनाओं और उद्दीपनों तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदनाओं या उद्दीपनों जैसे भूख, प्यास, घृणा, रोग इत्यादि तथा भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रभावों को ग्रहण करता है। अर्थात वातावरण में हुए परिवर्तनों को तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ग्रहण किया जाता है एवं शरीर के विभिन्न भागों में इसका संवहन करने तथा संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करता है। यह आप उदाहरण देखेंगे कि जैसे अभी हमारे हाथ से ये मार्कर हमारे हाथ से गिरा तो इसको तंत्रिका तंत्र के माध्यम से सूचना मेरुरज्जु के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाई है और मस्तिष्क ने हाथ तक सूचना को पुनः परिवर्तित किया या संवेदना को परिवर्तित किया, भेजा और प्रतिक्रिया स्वरूप माइंड ने हाथ को आदेश दिया कि आप इस मार्कर को पुनः से उठाओ। यह तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण के माध्यम से ही होता है। अर्थात एक बार फिर से आप देखेंगे कि शरीर के विभिन्न भागों में इनका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करता है। अंगों को प्रेरित करने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। और तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हम मस्तिष्क और मेरुरज्जु का अध्ययन करेंगे। उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से बना होता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिका तंत्र होता है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है अर्थात नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है, वह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के माध्यम से नियंत्रित होता है। यह तंत्रिका तंत्र विभिन्न तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। यह तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। आप समझ गए होंगे कि शारीरिक क्रियाकलापों या प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का काम तंत्रिका तंत्र का होता है। अब यहां पर देखेंगे तंत्रिका तंत्र। ये आप मानव का चित्र देख रहे हैं जिसमें ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कार्ड। ब्रेन तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन की एक संगठित जाल का बना होता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं के एक संगठित जाल का बना होता है जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। ये तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र होता है तथा ये तंत्रिका तंत्र का
मेरुरज्जु होती है और मेरुरज्जु के माध्यम से परिधि तंत्रिका तंत्र चारों तरफ विकसित होता है या फैला होता है। जब आपका हाथ किसी गर्म वस्तु पर यदि टच होता है तो हाथ प्रतिक्रिया स्वरूप वहां से हटता है और यह सूचना हाथ के माध्यम से परिधि तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु तक पहुंचाता है और मेरुरज्जु मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क के माध्यम से विद्युत आवेग के रूप में सूचना को या प्रतिक्रिया करने की क्रिया को हाथों तक पहुंचाया जाता है या सूचना को मस्तिष्क के द्वारा आदेशित किया जाता है, जिससे हमारा हाथ उस गर्म वस्तु से तुरंत हट जाता है, जिससे हमारे हाथ को क्षति न पहुंचे। अर्थात गर्म वस्तु पर जब भी हाथ पड़ा तो परिधि तंत्रिका तंत्र के माध्यम से सूचना को मेरुरज्जु तक और मेरुरज्जु मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क आदेशित करता है आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और आदेश मिलते ही वहां से हाथ हट जाता है। हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। यह ग्राही रिसेप्टर होते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि जब यहाँ पर गर्म वस्तु हाथ पर टच हुई तो हाथ में उपस्थित ग्राही वहां से सूचना को इकट्ठा किए और उस सूचना को तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाया और मस्तिष्क ने आदेशित किया कि उस गर्म वस्तु से तुरंत हाथ को हटाया जाए। हमारे पर्यावरण में सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। वो कौन सी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? जैसे आंतरिक कान हमारे ज्ञानेंद्रिय का काम करते हैं, अर्थात कान के माध्यम से हम सुनने का काम करते हैं। दूसरा नाक है, नाक के माध्यम से हम सूंघने का काम करते हैं। जीभ के माध्यम से स्वाद का पता लगाया जाता है। त्वचा के माध्यम से हम ऊष्मा या ठंडा गर्म का अनुभव करते हैं। आंखों के माध्यम से देखने का काम करते हैं। आपने ये 5 ग्राहियों को अभी देखा कि कान का काम सुनना होता है, आंख का काम देखना होता है, नाक का काम सूंघना होता है, जीभ का काम स्वाद चखना होता है, त्वचा का काम ठंडा और गर्म को महसूस करना होता है। ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां या संस्कार उपस्थित होते हैं सजीवों में। ग्राही क्या होते हैं? ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी गर्म वस्तु का उदाहरण दिया था, वह वस्तु गर्म है या ठंडी है, उसका पता लगाने का काम ग्राही का होता है या रिसेप्टर का होता है और यह इन सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं तथा हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं तथा सूचना को मेरुरज्जु या परिधि तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मुख्य तंत्रिका तंत्र पर पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ पर आप ग्राहियों के प्रकार देखेंगे, जैसे 5 प्रकार के ग्राही होते हैं। पहला होता है प्रकाश ग्राही अर्थात फोटो रिसेप्टर। ये दृष्टि के लिए होता है अर्थात देखने के लिए होता है, यह आंख में उपस्थित होता है। दूसरा होता है श्रवण ग्राही अर्थात फोनो रिसेप्टर। यह सुनने के लिए होता है, जो कि कानों में स्थित होता है। तीसरे प्रकार का ग्राही रस संवेदी होता है, जो कि जिसको हम गस्टेटरी रिसेप्टर कहते हैं, जो कि स्वाद के लिए उत्तरदायी होता है अर्थात स्वाद का पता लगाता है। स्वाद का पता आपको जीभ के माध्यम से पता चलता है अर्थात यह ग्राही जीभ में उपस्थित होता है। घ्राण ग्राही या ऑफ्लैक्टरी रिसेप्टर, घ्राण ग्राही को ऑफ्लैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं, जो कि सूंघने का कार्य करता है अर्थात ये नाक में उपस्थित होता है। क्योंकि सजीवों को
कौन सी चीज किस प्रकार की गंध लिए हुए है या किस प्रकार की सुगंध के साथ है, उसको सूंघने का काम नाक का होता है। पांचवा है स्पर्शग्राही अर्थात थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर अर्थात ऊष्मा को महसूस करना, यह त्वचा के माध्यम से महसूस किया जाता है या त्वचा में उपस्थित ग्राही इसको महसूस करते हैं कि कौन सी वस्तु ठंडी है और कौन सी वस्तु गर्म है। आपने अभी देखा 5 प्रकार के ग्राही अर्थात 5 प्रकार की सेंस ऑर्गन्स, जिनके माध्यम से हम चीज़ों की स्थितियों का पता लगाते हैं। आँख के माध्यम से हम चीज़ों की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। सुनकर हम आवाज़ का पता लगाते हैं कि आवाज़ कौन सी दिशा से आ रही है, किसकी आवाज़ है। यदि आपने वो आवाज़ पहले सुनी होगी, आँख के माध्यम से अगर आप उस आवाज़ करने वाली वस्तु को देख भी नहीं रहे तो भी आप कानों के माध्यम से सुनकर पता लगा सकते हैं कि यह किस जीव या किस वस्तु की आवाज़ है। रस संवेदी स्वाद जो कि जीव के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, यदि आप उसे देख भी नहीं रहे और सुन भी नहीं रहे और सिर्फ जीव के माध्यम से उसे चख रहे हैं तो आप उसके स्वाद का पता लगा सकते हैं। घ्राणग्राही सूंघने के लिए नाक होती है, यदि ऊपर के तीनों ग्राही इसके लिए अनुपयुक्त हैं तो भी आप सूंघकर पता लगा सकते हैं कि यह किस चीज़ की गंध है, यदि आपने उस चीज़ को पहले सूंघा होगा या आपने उसका अनुभव प्राप्त किया होगा। स्पर्शग्राही आप ठंडी और गर्म वस्तु को बिना देखे त्वचा के माध्यम से स्पर्श करके बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु ठंडी है और कौन सी वस्तु गर्म है। आज की इस वीडियो में यही ग्राही तक हम लोग अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे तंत्रिका तंत्र क्या होता है और यह सजीवों में किस प्रकार से विकसित होता है। तंत्रिका तंत्र का संपूर्ण अध्ययन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और आज के वीडियो में आज का सवाल है नियंत्रण और समन्वय को संक्षेप में समझाइए। नियंत्रण और समन्वय को संक्षेप में समझाइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और जुड़े रहिए चित्रकूट एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।